हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा, अरे यार रुको भाई एक सेकेंड, पीपीटी नहीं खोली आज हमने। हाँ, आज हम करने वाले हैं अपना बी पैक 101 का यूनिट थर्ड, ठीक है, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ठीक है जी, आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने पहले दो यूनिट में क्या बात करा था। आपकी बुक का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो पहले चैप्टर में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड था हमारा यूनिट, उसके अंदर हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच पढ़ा था। अब मुझे आप ये बताओ, किसने साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को डेवलप करा था? कौन थे वो महान इंसान? उसका नाम बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है जी। पता चलता है आप कितना पढ़ के आए हो। अगर आपको ये भी नहीं पता ना, सच्ची बता रही हो, फिर कुछ नहीं पढ़ा आपने, दोबारा से पढ़ लो, ठीक है। तो यूनिट थर्ड जो आज आपका रहने वाला है उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। आज हम इस अप्रोच के बारे में पूरी खोज करेंगे। तो पहले ही बता रही हूँ, दो पार्ट होने वाले हैं इसके। आज हम पूरा यहाँ तक पढ़ने वाले, गुलिक तक, ठीक है, लूथर गुलिक तक पढ़ेंगे, और जो बचे वो टॉपिक है वो हम कल कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एंड देन जो हमारी मैनेजमेंट अप्रोच है वो कब इवॉल्व होती है, कैसे वो राइज हुई है, वो हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद कौन कौन इसके बड़े बड़े कंट्रीब्यूट है, मतलब किस किसने इस अप्रोच के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करा है। हेनरी फायोल और उर्विक और लूथर गुलिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत अपने इस इंट्रोडक्शन से। तो वुडरो विलियन, कौन? वुडरो विलियमसन, नाम याद रख लो, वुडरो वुडरो विलियमसन ने क्या करा था, जो स्टडी थी किसकी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको एक अलग सब्जेक्ट की तरह यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो पहले ना कभी भी पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी बुक है ना, ये जो सब्जेक्ट है, ये पहले कभी अलग से नहीं पढ़ा जाता था, ठीक है। इसको पॉलिटिक्स के अंदर या फिर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मिला के पढ़ते थे। इसको कोई मानता ही नहीं था कि ये एक अलग सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन हमारे वुड्रो आते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी नहीं जी, मैं तो अपना एक नया सब्जेक्ट बनाऊंगा और मैं इसको अलग से पढ़ूंगा, ठीक है। तो वो यहाँ से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं इस सब्जेक्ट को एक अलग सब्जेक्ट की तरह, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो अप्रोच है, इसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ओवर द टाइम बहुत से स्कॉलर्स आते हैं, बहुत से प्रैक्टिशियंस आते हैं, जो अलग अलग अप्रोच लेकर आते हैं अपनी, और समझाने की कोशिश करते हैं कि इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। तो पूरा हम क्रेडिट विड्रो को नहीं देंगे। तो बहुत से हमारे स्कॉलर्स भी थे, बहुत से हमारे प्रैक्टिशियंस भी थे, ठीक है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, वुड्रो आते हैं, वो स्टार्ट करते हैं क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से पढ़ना, ठीक है। तो हम भाई आपको पूरा क्रेडिट नहीं देंगे, कुछ स्कॉलर्स भी थे, कुछ प्रैक्टिशियंस भी थे, जो क्या करते हैं, अलग से बहुत सारी अप्रोच लेकर आते हैं और हमको बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझाते हैं। जो ये अप्रोच थी, इनको ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। अगर आपको इन अप्रोच के बारे में नहीं पता है तो गूगल बाबा का काम आएगा आपके। तो अभी एक बार देख लेना कि क्या है इन अप्रोच के बारे में, क्योंकि आपको पता होना काफी जरूरी है। क्लासिकल अप्रोच एक तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच को बोलते हैं, ठीक है। न्यू क्लासिकल ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ चेंजेस लेकर आए जाते हैं। मॉडर्न अप्रोच आपको पता ही होगी, मैंने बीपीएससी 101 में कराया हुआ है, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। तो एक बार देख लेना अगर किसी को भी नहीं पता है। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच की बात करें तो इसको क्लासिकल अप्रोच के अंदर कंसीडर किया जाता है। इस अप्रोच का एक नाम नहीं है, इसको दो और नाम से भी पुकारा जाता है। पहला मैकेनिकल अप्रोच एंड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, ठीक है। तो हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच के दो और नाम है, तीन नाम है इसके। पहला तो मैकेनिकल अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है जी, आ गया समझ में। तो वुड्रो ने क्या करा, अलग से सब्जेक्ट बनाया, काफी स्कॉलर्स आए और फिर इसको कैटेगराइज किया गया अलग अलग पर्सपेक्टिव में। इसका नाम की बात करें तो इसके तीन नाम है। अब तीन नाम हम मेरे को बताना। जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, ये लेट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट होती है,
ठीक है। इसको पढ़ना कभी स्टार्ट किया जाता है, लेट 19th सेंचुरी, मतलब जो 19th सेंचुरी खत्म हो रही थी और 20th सेंचुरी की शुरुआत थी, उस टाइम पर क्या करा जाता है, इसको शुरुआत की जाती है इसका पढ़ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत से रिफॉर्मेट मूवमेंट हो रहे थे कहाँ पे, यूएसए के अंदर। ठीक है, उसी के रिस्पॉन्स में ये हमारी स्टडी की जाती है। जो ये मूवमेंट थे, इनका एम था कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है, उनके फंक्शंस को, और जो सर्विस डिलीवरी होती है, जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उसमें क्या क्या चेंजेस लेकर आ सकते हो, क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो ये मूवमेंट हो रहे थे कहाँ पर, यूएसए के अंदर। तभी हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, स्टडी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो एक बार दिमाग में घुस गया, आ गया ना समझ क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के बारे में पढ़ा, वो कब आया था, कौन लेकर आया था, कितने पर्सपेक्टिव में था, देन फिर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब आते हैं हम काम की बात पर। यहाँ पर बोला जाता है कि कैसे इवॉल्व होती है कौन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। देखो, हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। तो हमारा एक पॉलिटिक्स के अंदर ना पहले से एक वो चलता रहता है कि कोई ना कोई डेवलप करता है अपनी थ्योरी, उसके बाद कोई ना कोई अपनी एक अप्रोच लेकर आता है, उसी के में कुछ खामी निकालने के लिए दूसरी अप्रोच आ जाती है ना। बहुत सी थ्योरी पढ़ी थी, एक थ्योरी के अंदर मार्क्सिस्ट उसकी क्रिटिसाइज करते हैं, फिर लिबरल उसको क्रिटिसाइज करता है, फिर फेमिनिस्ट उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब किसी ना किसी में कमी निकालने के लिए कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो ऐसे हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट की में कमी कौन निकालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच कब डेवलप हुई थी, जब ये कॉम्प्लीमेंट था किसके लिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के लिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच किसने डेवलप करी थी, दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को पूछ रही हूँ क्योंकि पूरा जो चैप्टर 2 था उसके अंदर मैंने इसी की ही बात करी थी। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच जो फोकस कर रही है किसके ऊपर, फिजिकल टास्क के ऊपर। लेकिन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, इसका जो सेंटर है ना, वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, वो सिर्फ टास्क के ऊपर फोकस करती है, नहीं, ये किसके ऊपर फोकस करती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, ये क्या बोलती है, देखो साइंटिफिक वालों ने बोला कि देखो एक बार आपको देखना है कि एक इंसान 1 घंटे में कितना काम कर रहा है। ठीक है, टाइम को टेस्ट करा है उन्होंने, एनालाइज करा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो अप्रोच वाले हैं वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, वो पूरे स्ट्रक्चर देखते हैं, टास्क क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या क्या रिलेशनशिप है, इन सब की बात करते हैं कौन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच वाले। ठीक है जी, अगर हम इस अप्रोच की बात करें, इसका एम होता है स्टैब्लिश करना कुछ प्रिंसिपल, क्या स्टैब्लिश करना कुछ सिद्धांत को, किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर। ठीक है, फिर उनको अप्लाई किया जाना चाहिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के अंदर। ठीक है, ये कोई सिस्टमैटिक नहीं है साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरह, ना भाई ना। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े हमारे थिंकर्स है, सबसे जो बड़े थिंकर है वो है हमारे कौन, जल्दी से नाम बताओ, हेनरी फायोल। ठीक है, और इनके बारे में काफी बार क्वेश्चन भी आया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे हम इनके बारे में काफी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़े थिंकर कौन है, हेनरी फायोल, लुथर गोलिक, ठीक है, और लैंडियल उर्विक, हाँ जी, एंड फुलेट। ठीक है, मैरी पार्कर फुलेट, इतने प्यारे प्यारे तो नाम है इनके। ठीक है, तो एक बार नाम आप देख लेना, वैसे तो ये लास्ट वाला ही देख लेना और सारे। ठीक है, और ये हमारे कुछ बड़े बड़े थिंकर्स है, देख लिया। ठीक है जी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है वो किसके ऊपर फोकस करती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम कर सकती है, पावर, रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब को देखती है। ठीक है, और ये अप्रोच बिलीव करती है कि कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए हम जो यूनिवर्स अप्लाई किया जा सके। ठीक है, यूनिवर्सली अप्लाई किया जा सकते, वो हर एक कंट्री में, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये इस अप्रोच का क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, कैसे इवोल्यूशन होता है ये देखा। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक बार से बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कब आया था, कौन लेके आया था, वुडलैंड, नाम याद रखना। ठीक है, उसके बाद किस किस ने इसके अंदर कंट्रीब्यूशन रखा है ये याद रखना है। और सिंपल सा अगर मैं बोलूँ ना, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर खामी निकालता हुआ एक ऐसा अप्रोच है जो उसके अंदर कमी निकाल रहा है, फिर बोल रहा है कि देखो मैं ये करना चाहता हूँ, जो साइंटिफिक अप्रोच नहीं कर पाई है वो मैं करने के लिए डेवलप हुआ हूँ। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखने का। अगर हम बात करते हैं किसने इस अप्रोच के अंदर कंट्रीब्यूट करा है, पहले हमारे हेनरी फायोल जिन्होंने डेवलप करा है किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच को। ठीक है, मतलब जो फायोल है उन्हीं को फाउंडर माना जाता है किसका,
एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच का। इनका जन्म 1841 के अंदर हुआ था और इनकी प्रोफेशन की बात करें तो एक इंजीनियर थे। ये एक माइनिंग कंपनी के अंदर काम करते थे, वहां पर ये एक मैनेजर डायरेक्टर थे, ठीक है। और जब ये मैनेजर डायरेक्टर थे तो इनकी कंपनी को बहुत ज्यादा गेन हुआ था। तो हमारे फाइनोलॉजी कुछ थ्योरी लेकर आते हैं, 2 पब्लिकेशन वो क्या करते हैं लेकर आते हैं। एक तो था उनका जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो 2 इनके वर्क याद रखनी है, 2 इनकी पब्लिकेशन याद रखनी है। पहला जर्नल एंड क्या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इन द स्टेट, ठीक है। तो फायोल के बारे में एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। फायोल कंसीडर किया जाता है क्या फाउंडर, एक प्रोफेसर की बात करें तो इंजीनियर थे, एक माइनिंग कंपनी में काम करते थे, वहां पर ये डायरेक्टर थे। और जब ये डायरेक्टर तो कंपनी को बहुत ज्यादा क्या होता है गेन होता है, ठीक है। 2 पब्लिकेशन का नाम याद रखना है, ठीक है जी। अब हमारे फाइल जी बोलते हैं यार एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट अप्रोच है ना, इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि फॉलो किए जाने चाहिए, ठीक है। तो हम उन 14 प्रिंसिपल की बात करते हैं। पहला बोलते हैं हायरार्की स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये बोलते हैं यार एक ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए कि देखो सबको इक्वल रखा जाना चाहिए, नहीं भाई। अब मैंने एक कंपनी खोली है, वहां पर मैं सबको एम्प्लॉय बना रही हूँ, मेरे लिए सब एम्प्लॉय है। अब ऐसे मेरी कंपनी चलेगी नहीं भाई, वर्कर भी चाहिए और एचआर भी चाहिए, सीईओ भी चाहिए, मैनेजर भी चाहिए, डायरेक्टर भी चाहिए, ठीक है। तो काफी अलग अलग पोस्ट चाहिए, हायरार्की चाहिए मेरे को, ठीक है। सबसे नीचे काम करने वाला, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। तो बोलते हैं यार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहला क्या होना चाहिए प्रिंसिपल होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क। अब मैंने जब ड्यूटी को डिवाइड कर दिया है, जब मैंने उनकी पोस्ट को डिवाइड कर दिया तो उनका काम भी डिवाइड होगा ना। ये तो नहीं कि सब एचआर बन गए हैं तो काम कौन करेगा, ठीक है। यही तो होगा ना। तो डिवीजन ऑफ वर्क भी होना चाहिए। लॉयल्टी, आप अपनी कंपनी के लिए लॉयल भी होने चाहिए, ठीक है। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये नहीं भाई अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आप काम कर रहे हो, नहीं, ठीक है। थोड़ा सा लॉयल होना है। पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस, आप जो पेमेंट करोगे किसको, वर्कर को, वो फेयर होनी चाहिए। ये नहीं आप पूरे महीने के अंदर उनको 1000 रुपए दे रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। जितना वो काम कर रहे हो उतना उनको पैसा मिलना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक सिंगल क्या होना चाहिए, सिंगल एक रूल होना चाहिए, प्लान होना चाहिए जो सब पर अप्लाई किया जाना चाहिए। मतलब एक बॉस होता है ना, एक सिंगल एक कमांड होनी चाहिए जो सब पर अप्लाई की जानी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड। इसके अंदर भी सेम चीज बोली जाती है कि एक सुपरवाइजर होना चाहिए। अगर कोई कंपनी खोलता है, कंपनी के अंदर 4 सुपरवाइजर है, कौन किसकी सुनेगा, है ना। बोलेंगे यार पहले हम खुद ही कंफ्यूज हो चुके हैं, बॉस कौन है हमारा, सुपरवाइजर कौन है, यही समझ में नहीं आ रहा है, तो माने किसकी, ठीक है। तो एक सिंगल प्लान फॉलो किया जाना चाहिए कोई भी कॉमन ऑब्जेक्टिव को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। और एक यूनिटी होनी चाहिए कमांड में, ठीक है। मतलब एक इंसान होना चाहिए जो क्या करे, पूरे उसको चलाए, ठीक है। ऊपर वे जो सबसे ऊपर होता है ना वो, ठीक है, वो एक होना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए, पूरे रूल्स और रेगुलेशन है से आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करे। अथॉरिटी होनी चाहिए, एक मैनेजर होना चाहिए जो पूरी चीजों को ऑर्डर में काम कराए, ठीक है। अकाउंटेबल रहे। सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन वही बात की जा रही है कि भाई ऊपर जो बॉस होना चाहिए ना वो एक होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारे बॉस बैठे हुए, नहीं, जो डिसीजन लेगा ना कंपनी के लिए वो ऊपर वाला होना चाहिए, वो हेड होना चाहिए कंपनी का, ऑर्डर में काम करे। वो ऑर्डर वो वाला नहीं, सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं, ऑर्डर में सारे काम होने चाहिए। इक्वालिटी होना चाहिए, सभी जितने भी एम्प्लॉयमेंट है उनके लिए फेयर ट्रीट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एम्प्लॉयमेंट को आप ज्यादा पैसे दे रहे हो, नहीं, सभी के साथ इक्वली क्या करना चाहिए, फेयरली ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, काम टाइम पर करो, ठीक है, टाइम से काम होना चाहिए। एंड इनिशिएटिव लेने चाहिए, नए नए जनरेट करने चाहिए, नए नए आइडियाज, ठीक है, नए नए प्लान्स वगैरह बनाने चाहिए। तो ये एंड स्पाइट ऑफ ग्रुप, एक हार्मनी होनी चाहिए वर्कर्स के बीच में। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सको, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी जब लोगों के बीच में एक यूनिटी होगी, एक इंटीग्रिटी होगी, ठीक है। तो ये सारे हमारे 14 प्रिंसिपल दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर पहला हायरार्की होना चाहिए, देन उसके बाद काम को डिवाइड करो, लॉयल होना चाहिए, फेयर वेजेस मिलना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, डिसिप्लिन, अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव एंड स्प्राइट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो एक बार देख लेना, ये यहाँ पे मैंने दोबारा से डाला हुआ है, ठीक है। आगे चलता है, आगे हम बात करते हैं। अब ये क्या बोलते देखो, ये तो हुए हमारे कुछ प्रिंसिपल, ठीक है।
अब ये बोलते हैं कि फंक्शन करने के लिए 5 एलिमेंट बताते हैं कि अगर आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करते हैं तो उसको काम करने के लिए उसके जो फंक्शन होते हैं ना वो 5 एलिमेंट से बने हुए होते हैं, जिसको हम PO CCC बोलते हैं। ठीक है, PO CCC। पहला प्लानिंग, आप जो भी टास्क कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, वो बताना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, अलॉट करो किसको क्या काम करना है, कमांड करो लोगों को। ठीक है, डायरेक्ट करो लोगों को, कोऑर्डिनेट, आपस में एक हार्मनी होनी चाहिए, कंट्रोल। अगर कोई गलत काम करता है तो उसको वहीं पर उसके लिए एक्शन लिया जाना चाहिए। तो ये कुछ हमारे फंक्शन होते हैं किसके, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। POCC याद रखना है, और ऊपर वो कुछ प्रिंसिपल्स बताते हैं जो हमारे 14 प्रिंसिपल थे। ठीक है, तो इतना कंफ्यूज आने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा था आपका ये। अगर आप खुद से भी पढ़ते तो इजीली आपको समझ में आ जाता। ठीक है, और ये दिया किसने था, हेनरी फायोल ने। ठीक है, नाम याद रखना, क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट था। ये हेनरी फायोल के बारे में जरूर पढ़ के जाना, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल भी इग्नोर करने वाला टॉपिक नहीं था। आगे हम चलते हैं उर्विक के बारे में जानने के लिए। उर्विक ने कहा क्या कंट्रीब्यूट करा है, तो ये हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। इनका जो जन्म था वो जापान के अंदर हुआ था। इन्होंने ब्रिटिश आर्मी के टाइम पे भी, मतलब ब्रिटिश आर्मी में भी काम किया हुआ है जब वॉर हो रहा था। ठीक है, काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस इसको मिला हुआ है, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक भी है। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी है मैनेजमेंट के बारे में। ये चाहते हैं कि कैसे लीड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर वे में। ठीक है, ये काफी एक हेल्पफुल एडवाइजर रहे कंपनीज के लिए, और ये एडवाइस करते हैं कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो बेटरली और कैसे अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हो। और वे चाहते हैं कि लोगों को बताया जाए कैसे वो मैनेज कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। और इन्होंने काफी टीचिंग भी रहा है इनका किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। यूके के अंदर इन्होंने मैनेजमेंट के बारे में ही काफी कुछ लोगों को बताया है। ठीक है, तो काफी हमारे टीचर टाइप के रहे हैं, एक आर्मी के अंदर भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो काफी यूनिक इनका क्या है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, इतना याद रख लेना। सिंपल सा यार, तुम मूवी देखते हो तो उसके अंदर एक इंसान के बारे में पढ़ते हो ना, वो क्या है, वो कैसे करता है, तो ऐसे ही है ये। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं बनाने का। तो हमारे ये जो उर्विक है, ये बिलीव करते हैं कि 8 प्रिंसिपल होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन कराना चाहते हो, काम करते हो, तो उसके अंदर 8 प्रिंसिपल होते हैं। 8 प्रिंसिपल में से कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है, पहला तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी है जो पोस्ट है ना उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्रोल किया जाना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, डेलीगेशन, मीटिंग होनी चाहिए लोगों के अंदर। तो ये सारे कुछ हमारे 5 प्रिंसिपल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है 8 प्रिंसिपल में से। ठीक है, इसके बाद लूथर गिलक्रिस्ट के बारे में बात करते हैं। जो लूथर गिलक्रिस्ट है, इनके कुछ हम ये एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कि कैसे वो इंपॉर्टेंट फंक्शन कराने के लिए मैनेजमेंट के लिए, वो सिंपल सा ये हम पोस्टकॉप जो कि फर्स्ट यूनिट में करके आए हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे क्या बताते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बताते हैं। पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। यही सेम चीज मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ाई है, तो इतना इसके अंदर बीच में डिस्कस नहीं करना है। तो मैं आज यही बोलूंगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो है हेनरी वाला। ठीक है, उसको बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना यार, बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, जरूर करके जाना उसको। ठीक है, तो यहीं पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो कमेंट सेक्शन में पूछे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, ख्याल रखें अपना, ध्यान रखें, बाय।